नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमन शर्मा आज आपके लिए इंग्लिश के कुछ टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का हम क्रम के अनुसार विस्तृत अध्ययन करेंगे। हाल ही में कई एग्ज़ाम के गाइडलाइन जारी हुए हैं और उन सब एग्ज़ाम में इंग्लिश एक आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनती जा रही है। तो मैं कुछ इंग्लिश के कुछ ऐसे ही आपके टॉपिक के बारे में बताना जाऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो बेसिक जो आपके इंग्लिश ग्रामर होती है उसके अंदर आप ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम हो या आपके 10th 12th या उससे हायर एग्ज़ाम जो भी कंपटीशन के हो उसमें सब में वो टॉपिक कॉमन होते हैं। और एक बार अगर आप विस्तृत रूप से उसका अगर अध्ययन कर लो तो भविष्य में कभी उससे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपके टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं और प्रेजेंट टाइम के जो टॉपिक हैं उसका अपने एक ही उद्देश्य है, एक एग्ज़ाम के लिए उसका मोटो है और वो आपके एग्ज़ाम आपके हैं BSTC, PTT और SSC। जो भी टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो टॉपिक इन 3 एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और अगर स्टूडेंट एक बार इनका अगर विस्तृत अध्ययन कर ले तो उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के जो टॉपिक होते हैं वो दिखते बहुत सरल है और अगर आप व्यवस्थित उनकी एक बार अगर प्रैक्टिस कर लें रूल्स के साथ तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिसको मैं पहले नोट कर देता हूं, फिर क्रम के अनुसार उनका हम अध्ययन करेंगे। BSTC, PTT और SSC इसके लिए इंग्लिश के अंदर, जनरल इंग्लिश के अंदर आपके कुछ टॉपिक हैं जैसे कि फर्स्ट टेंस, सेकंड नरेशन, थर्ड वॉइस, फोर्थ आर्टिकल्स और डिटरमाइन, फिफ्थ प्रीपोजिशन। इसके अलावा वोकैब रिलेटेड जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड हैं और ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेन टॉपिक है जिनका हम इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी और भी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनका भी हम धीरे धीरे बाद में अध्ययन करते जाएंगे। तो ये टॉपिक है और आज हम टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का नाम है नरेशन। देखो फ्रेंड्स, टेंस है टॉपिक है, आप प्रत्येक जो अपने प्राइमरी क्लास से लेकर आप इसका अध्ययन करते हुए आ रहे हो और लगभग तो ये बहुत सिंपल आपके टॉपिक होते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो नरेशन टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर नरेशन टॉपिक में से, अकेले नरेशन टॉपिक में से कम 6 से 7 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर व्यवस्थित आप इनका अध्ययन कर लो तो आपके ये 6 से 7 जो आपके क्वेश्चन है उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हो और आपके मार्क में भी ये आपके ग्रोथ कर सकते हैं। तो नरेशन क्या होता है, कैसे इसको बदला जाता है और किस किस टाइप में इसको बदला जाता है वो आपके हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे नरेशन होता क्या है। तो देखो, इसके लिए मैं कुछ एक कंडीशन आपके सामने रखता हूँ, कुछ एक स्थिति आपके सामने रखता हूँ, उसके माध्यम से हम अगर इसको समझेंगे तो हम आराम से समझ सकते हैं। तो देखो, 2 ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फर्स्ट आपके स्पीकर, सेकंड आपके ऑडियंस। स्पीकर को क्या कहा जाता है, वक्ता, और ऑडियंस को श्रोता। आपको बेसिक तो मालूम ही होगा, स्पीकर जो बोलता है, जो अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करता है, और श्रोता जो स्पीकर द्वारा कहे गए एक्सप्रेशन को सुनता है। अगर कोई स्पीकर अपने एक्सप्रेशन को
अपनी बात को कह रहा है, किसको कह रहा है? ऑडियंस को। और अगर उसी का अगर हम नैरेट करते हैं, क्या करते हैं? नैरेट करते हैं, वही आपके नैरेशन कहलाता है। यानी कि अगर संक्षिप्त रूप में कहें तो स्पीकर द्वारा ऑडियंस को एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस किए गए आपके जो भाव होते हैं उसको आपके नैरेट या नैरेशन कहा जाता है। अब नैरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो मित्रों, नैरेशन है आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड आपके इनडायरेक्ट। शॉर्ट रूप में कहें तो आपके नरेशन जो टॉपिक है इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, क्योंकि यूजुअली आपके यही नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित चलता है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि नरेशन कहने से एक बार स्टूडेंट खुद सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा टॉपिक है, मैंने आज दिन तक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, नरेशन है, इसी को शॉर्ट में आपके इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो अब हम आपके इस इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक का आपके वर्णन करेंगे। नरेशन आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलने के रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आप आराम से उसको कर सकते हैं। करना आपको ये है कि जो आपके यहाँ पर बेसिक रूल्स बताऊंगा, बहुत शॉर्ट आपके लैंग्वेज में बताऊंगा, अगर उसको आप एक बार व्यवस्थित कंटेस्ट कर लो और फिर उसको एक दो सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद गारंटी आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको कुछ जनरल रूल्स फॉलो करने होंगे। जनरल रूल्स, उससे पहले देखो, एक सेंटेंस डायरेक्ट के अंदर एक सेंटेंस होता है, उसको हम कौन कौन से भागों के अंदर बांट सकते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, सिंपल आपके सेंटेंस है। अब रूल्स, जनरल रूल्स बताने से पहले इस एक बार इस सेंटेंस को आप ध्यान से देख लो, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कौन से पार्ट को किस नाम से आपके जाना जाता है। तो देखो, श्याम सेड टू मी ही लाइक्स इंग्लिश। अब इसके अंदर सेंटेंस है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो तरह के सेंटेंस दिखेंगे। फर्स्ट, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा, जो आपके ये 6699, इसको आपके इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। देखेंगे हम ध्यान से कि यहाँ दो तरह के सेंटेंस है। फर्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सेकंड आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। दो तरह के सेंटेंस है। तो देखो, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस होता है उसको आपके रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। और जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है उसको आपके बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। दोनों आपके करेक्ट है, इतना आपके नहीं। अब देखो, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो आपके दिया आपके सब्जेक्ट हुआ जिसको हम स्पीकर कहते हैं। तो स्पीकर को हम आगे सब्जेक्ट नाम से जानेंगे। उसके बाद मी, ऑब्जेक्ट, जो हम ऑडियंस की बात कर रहे थे वो वहां पर आपके ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच। तो बेसिक है, इसके लिए आपके अलग अलग फॉर्मूले काम करेंगे और इसको आपके रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देख लो एक बार फिर वापस, श्याम सेड टू मी ही लाइक्स इंग्लिश, एक सेंटेंस है। इसके अंदर ध्यान से देखेंगे हम तो आपके
श्याम जो स्पीकर है, और स्पीकर को हम आगे सब्जेक्ट नाम से जानेंगे, और जो मी है जो ऑडियंस है उसको हम ऑब्जेक्ट। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है उसको आपको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है उसको आपको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, लाइक्स आपके वर्ब है, इंग्लिश आपके ऑब्जेक्ट है। ये आपके बेसिक पैटर्न है, ध्यान रखना कि ये इस नाम से आपके जाना जाता है। अब देखो आपको ये करना है, जनरल रूल्स ये हैं कि सबसे पहले आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर आपके सेड टू है, सेड टू को आपको टोल्ड में बदलना है। किस में बदलना है? टोल्ड में। देखो जनरल रूल से ओनली फॉर आपके जनरल सेंटेंस के लिए यानी कि सामान्य वाक्य के लिए फॉलो होंगे। आगे जो रूल्स है वो आपके जैसे सेंटेंस होते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये रूल्स भी चेंज होते रहेंगे। आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि जनरल रूल्स से फर्स्ट आपको जनरल रूल्स से क्लियर करने, ताकि आपके जो जनरल सेंटेंस है वो आपके आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो देखो जनरल रूल्स, पहले सबसे पहले सेड टू किस में बदलना? टोल्ड में बदलना। अगर सेड टू लगा है तो उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो आपने रूल्स पढ़े होंगे प्रीपोजिशन के। अगर ओनली सेड हो तो जनरल सेंटेंस में उसको नहीं बदला जाता है, सेड को आपके सेड रखना है। इसके अलावा से या से जो उसको आपके टेल या टेल्स में बदलना है। अगर विल से या विल से जो विल से हो या सेल से हो तो उसको आपके विल टेल में आपके सेल टेल में बदलना है। सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदल दिया है। अब आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है? कंजक्शन का यूज करना है। तो सेकंड रूल्स ये है कि आपके कंजक्शन दैट का आपको यूज करना है। सिंपल सेंटेंस के अंदर कंजक्शन दैट लगता है। क्या लगता है? दैट। और उसके बाद थर्ड आपको चेंज करना है टेंस, प्रोनाउन और अदर जो रूल्स आपके लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस को चेंज करना है। तीन चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, सेड को सेड ही रहने देना है, से या सेज हो तो उसको टेल या टेल्स में बदल देना है, और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड जो आपके स्पीच है उसको आपको दैट कंजक्शन से जोड़ना है। ये बेसिक रूल्स है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आगे टेंस, प्रोनाउन और अदर रूल्स जो आए उससे रिलेटेड मैं 3 शॉर्ट में आपके टेबल्स बनाऊंगा। उस टेबल्स को नोट कर लेना, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जितने आपके चेंजेस होते हैं वो इन टेबल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जो आपके रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि मैंने यहाँ पहले बता दिया रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर जो भी चेंज होगा वो आपके इन 3 टेबल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और ज़्यादातर आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपके रिपोर्टेड स्पीच ही चेंज करना होता है। और अगर इससे या इसमें अगर आप थोड़े बहुत ही ध्यान से रूल्स को फॉलो कर दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वो आपके 3 है टेबल से, अभी मैं यहाँ बढ़वा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना और आराम से उसको याद कर सकते हो। तो देखो 3 टेबल्स की बात की थी। फर्स्ट आपके टेंस, संबंधित नियम। रूल्स दिखाते हुए थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बेसिक जो सबसे ज़्यादा जो रूल्स की जरूरत होती है वो हिंदी मीडियम लैंग्वेज वालों को ही आपके जरूरत होती है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनका तो बेसिक फॉर्म होता है वो भी आपके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जो आज के हिंदी मीडियम वाले या जो जिनका बेसिक इंग्लिश में कमज़ोर होता है उनके लिए यही है एक बार उसको रूल्स को आप थोड़ा सी व्यवस्थित याद कर लो। उसको कैसे याद करते हो? तो वो आप जैसा आपको अच्छा लगे, जिस लैंग्वेज में आपको समझ उसके अकॉर्डिंग आपको
याद करना है। एक बार जब आपके रूल्स याद हो गए आपको और आपको एक बार दिमाग के अंदर ये आइडिया, ये एक आपका डायग्राम फिट हो गया है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको उस सेंटेंस को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपका टेंस रिलेटेड नियम, इसके लिए मैं एक सारणी बना देता हूँ। एक पोर्शन ले लेता हूँ डायरेक्ट का, दूसरा आप ले लेता हूँ इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट के अंदर ये टेंस होने पर इनडायरेक्ट में ये होगा। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने पढ़े होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आपके एस या ईएस प्लस एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कौन से टेंस का वर्ब है? तो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आता है डायरेक्ट स्पेलिंग में तो उसको हम सीधे पास्ट सिंपल में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर हम बदलेंगे। अगर इसमें डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आता है तो ध्यान से देखो, ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव का आपके फॉर्मूला है। तो ऐसे है तो कोई दिक्कत बात नहीं, इसको भी आप पास्ट टेंस के अंदर पास्ट में नेगेटिव क्या होता है? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो मालूम होगा क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव के अंदर डिड लग गया, सेकंड फॉर्म ये हो गई है, तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ये हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। सेकंड आपके तो हो गया है। थर्ड है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम बदलेंगे हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि हैड बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। टेंस कौन सा है? तो मित्रों ये टेंस है आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे लेते हैं पास्ट के टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है जो आपके पास परफेक्ट में बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपके पास कंटिन्यूस टेंस यानी कि वाज या वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जो आपके बदल जाएगा हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि जो आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदल देंगे। उसके अलावा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपके हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब देखो ये जो दो टेंस है एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, एड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ध्यान दो एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और हेड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी है तो हेड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ही रहेगी। कुल मिलाकर इन दोनों में कोई आपके चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये आपके टेबल है, आप इसको व्यवस्थित रूप से हैं तो इसको आप उतार सकते हो। फिर मैं इसको याद करने का आपको शॉर्ट में तरीका बताता हूं ताकि आप आराम से इसको याद कर लो। एक बार इसको आप उतार सकते हो। अगर काउंट करें तो आपके 8 टाइप के रूल्स है, 8 टाइप को याद करने हैं। तो शॉर्ट में देखो जहां आपके इज आर एम
दिखे उसको आप चेंज कर दो वॉज या वर में। जहां आपके इज आराम दिखे उसको चेंज करो वॉज या वर में। बाकी जो आपके जो सेंटेंस का फॉर्मूला है, जो आपके वर्ब है, वो उसको एडजेक्टिव रहने दो। इज आराम दिखे उसको चेंज कर दो वॉज या वर में। अब जहां आपके हैज या हैव दिखे उसको चेंज कर दो हैड में। जहां आपके हैज या हैव दिखे उसको चेंज कर दो हेड में, और हेड को हेड ही रहने दो। तो इससे क्या होगा, ये आपके ये ठीक है, ये और ये, यानी कि 8 में से 3 आपके आराम से क्लियर हो सकते हैं। बाकी तो व्यवस्थित आप ध्यान रख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसका मैं फॉर्मूले का यूज करता हूं सेंटेंस के अंदर। जैसे कि पहले जो सेंटेंस लिखा था उसी को देख लेते हैं। श्याम सेड टू मी ही लाइक्स इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सेंटेंस को सॉल्व करना है तो सीधा है जो उसके रूल्स से स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। और मैं जो आपको जितने भी ये टॉपिक है, इसके अलावा और भी आगे जितने भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी आपके ग्रामर रिलेटेड टॉपिक आएगा उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको रूल बता जाऊंगा, ताकि आपको उसको याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो आराम से सेंटेंस के आंसर आपके निकल सकते हैं, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा स्टेप बाय स्टेप रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलो, क्योंकि जिसके आपके वीक इंग्लिश से वो आप आराम से इस माध्यम से कंटेस्ट कर सकते हो। तो देखो डायरेक्ट का सेंटेंस है श्याम सेड टू मी ही लाइक्स इंग्लिश। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऐसे रहने दो, सेड टू को किस में बदलना है, तो रूल्स लिखा था हमने, सेड टू को टोल्ड में बदलना है। तो श्याम टोल्ड मी। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको दैट कंजक्शन का यूज करना है। सब्जेक्ट ही है, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस किस में चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लाइक्स की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, ही लाइक्ड इंग्लिश। सीता said to Geeta she has finished her work। Sita said to Geeta she has finished her work। टेंस कौन सा, तो देख लो, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस से आपके प्रेजेंट परफेक्ट, जो आपके पास्ट परफेक्ट। नहीं तो ये ध्यान रख लो, हैज या हैव को किस में बदलना, एड में बदल लो। तो सीता टोल्ड गीता सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। देखो ये तो हुआ टेंस रिलेटेड, इसके और भी एग्जांपल हम लेते रहेंगे, ठीक है। आगे जब टॉपिक पूरा होगा तो जितने भी आज दिन तक नरेशन से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए सबकी आप एक सीरीज है उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक चीज आप इस ध्यान देना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो सेड टू से विल से ये जो होता है, अगर इसके अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, यानी कि सेड टू जो आपका वर्ड्स आता है उसकी जगह अगर से या सेज हो या विल से या सेल से हो। एक बात वापस बता देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है, उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद जैसे कि हम सेड टू सेज या
सेज यूज करते हैं उसको पहले ही आपको बता दिया है कि उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर से या सेज हो या विल से या सेल से हो, यानी कि ऊपर का प्रेजेंट और नीचे जो ये आपके फ्यूचर टेंस है, अगर ये आता है तो हमेशा ध्यान दो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, तो देखो इसके एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे कि राज सेड टू मी, सॉरी इसके एग्जाम्पल लेता हूं, आपने सेज करता, राज सेज टू मी, राज सेज टू मी ही goes there। ठीक, अब राज says to me he goes there, अब इसके अंदर ये आपके says to है और पहले कहा है अगर says to आता है तो रूल्स तो आपको वही स्टेप बाय जनरल रूल्स फॉलो करना है, लेकिन टेंस रिलेटेड है उसको आपको चेंज नहीं करना। जैसे कि राज says किस में बदलेगा, tells me connected that he, अब goes वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या es रूल्स होता है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम पास्ट सिंपल में बदलेंगे, लेकिन यहाँ आपके वो रूल्स फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो आपके आगे चेंज नहीं होगा, उसी को गोज ही रहने देना है। सपोज दैट यहाँ अगर गोज की जगह वेंट होता तो उसको वेंट को वेंट ही रहने देना है। और एक चीज और, इसके अलावा जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं ये यूनिवर्सल जो आपके ट्रुथ वाले सेंटेंस होते हैं, यानी सार्वभौमिक सत्य वाले और आपके आत्म कार्य वाले, अगर उससे रिलेटेड भी अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें भी जो आपके टेंस होता है, इन दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है, तो प्रेजेंट सिंपल का आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहेगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी आपके आ सकता है। तो ये आपका हुआ टेंस संबंधित रूल्स। सेकंड रूल्स हम आपके लेंगे प्रोनाउन संबंधित, जिसको आपके एग्जांपल देखने एक बार वापस देख लो और रूल्स को देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। फर्स्ट रूल्स टेंस संबंधित, अब सेकंड आपके प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स। इसको भी मैं आपके टेबल्स के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखो जो स्टेप बाय अगर टेबल से या शॉर्ट में अगर रूल्स याद करें, मेन रूल्स याद करने का कारण एक ये है कि जो प्रोसेस होता है चेंज का वो आपके दिमाग के अंदर एक बार फिट हो जाए, और जब ये प्रोसेस एक बार अगर आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाती है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लिखकर याद करो, रूल्स को समझ के याद करो, एग्जाम्पल देखकर आपके याद करो, अलग अलग याद करने की विधियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। शॉर्ट में मैं मेरे अकॉर्डिंग आपके जो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप टेबल्स बना लो, रूल्स को एक बार कंटेस्ट कर लो, फिर उसको आप एग्जाम्पल के अंदर जाकर देखो और फिर आप खुद नए एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। अब प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स, इसमें आपके टेबल बना देता हूं आपके। प्रोनाउन किसे कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, सर्वनाम को ही प्रोनाउन कहा जाता है। द वर्ड दैट यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो आपके संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होते हैं उसको ही आपके प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो इसके लिए टेबल्स है, फर्स्ट में लिख लेता हूँ पर्सन। पर्सन इट मीन्स पुरुष, इन्हें संस्कृत में आपने पढ़े होंगे। केज, केज मानक कारक। तो यहाँ आपके फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, सेकंड आपके पॉजिटिव, थर्ड आपके ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और आपके ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव इट मीन्स कर्तवाचक कारक, पॉजिटिव संबंधवाचक और ऑब्जेक्टिव कर्मवाचक।
सबसे पहले आपके फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट लिखने का तरीका होता है आपको मालूम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखने का तरीका। अगर आप इस हिसाब से लिखते हो तो इसमें फिर आपके STNRD लिखने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि इन वर्ड का अर्थ ही आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। कभी अगर आप ये करने जाओ तो ये आपके गलत है, ध्यान रखो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये अपने आप में आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर रूप ले तो आई के साथ किसी का अगर रिलेशन बताना है तो माई, और फिर ऑब्जेक्टिव मी। सिंगुलर प्लूरल है तो वी ओवर अस। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन मेल हो तो ई से साथ रिलेशन इज और इम। फीमेल हो तो सी, हर, हर। और प्लूरल हो तो दे, देयर, देम। ये आपके होता है प्रोनाउन संबंधित। देखो हाल ही के 3 या 4 सालों के एग्जाम के जो पेपर अगर कंटिन्यू रूप से देखे तो उसमें आपके एक चीज़ अगर हमेशा नोटिस करने को मिलती है कि जो नरेशन या इंडायरेक्ट जो टॉपिक होता है इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 टॉपिक आपके आते हैं। 4 से 5 टॉपिक इट मीन्स आपके लिए आपके बहुत आपके वैल्यूबल मार्क हो सकते हैं अगर इसको व्यवस्थित याद करो। और उसमें भी आपके ऑप्शनल जहाँ से ऑप्शनल के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ABCD के अंदर आपके आंसर या अवशब्द जो आपका ऑप्शनल कहते हैं उसके अंदर जो आंसर आते हैं उसके अंदर अगर ध्यान से अगर उसके आंसर को देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि चारों के चारों आंसर सेम होंगे, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो फर्स्ट होगा टेंस के अंदर, सेकंड होगा आपके प्रोनाउन के अंदर। अगर इन दो चेंज का अगर आपको मालूम हो जाए कि ये वर्ड आने पर ये चेंज होता है, ये टेंस आने पर ये चेंज होता है, तो आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया बैठ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी उसमें कोई आपके चेंज नहीं होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के अंदर आपके सेम ही आंसर होता है। सिर्फ और सिर्फ टेंस और प्रोनाउन 2 चीज़ ही आपके अलग होती है। तो उसको अगर आप व्यवस्थित कंटेस्ट कर लो। अब ये प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। शॉर्ट में इसको व्यवस्थित आपको याद कर लो, सिंपल, इतनी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक है, आप 6 लेवल से इसको पढ़ते आ रहे हो। अब इसको यूज कैसे करना है या यूज इसका कहां पर होता है वो आपको मैं बताता हूं। अगर आपको पहले बताया आपके रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच 2 चीज बताया। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच 2 चीज़ आपको पहले ही मैंने बता दी थी। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब देखो इनको अगर याद करना है तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट में आपको ट्रिक्स या फॉर्मूला लिखकर देता हूँ, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, SON बटा 1 2 3, SON अपन 1 2 3। अब देखो S माने, S को यहां हम कहेंगे सब्जेक्ट, क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। O का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज। फर्स्ट इसका मतलब होता है आपके फर्स्ट पर्सन,
इसका आपके सेकंड पर्सन और इसका आपके थर्ड पर्सन। जो आपके अपन के ऊपर साइड लिखा हुआ है उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर लेकर चलो, और जो आपके अपन के नीचे लिखा हुआ है उसको आप रिपोर्टेड स्पीच के, यानी कि रूल्स ये कहेगा कि, अगर ध्यान से सुन लेना, रूल्स ये इसका कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये आपको लिखा दिया है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको पर्सन लिखा दिया है। रूल्स ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, तो टेबल्स के अंदर ध्यान से देखो तो आई, माई, मी, वी और अस, ये आप कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन होने पर उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन हो या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। पहला रूल्स। सेकंड रूल्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन हो, यानी कि यू, योर, यू, ये आपके सेकंड पर्सन कहलाते हैं। अगर ये होते हैं तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। और थर्ड पर्सन, ही, इज, हिम या ही, सी या दे, इससे रिलेटेड जो बाकी वाले भी केस है ये आपके थर्ड पर्सन। इसके अलावा एनी नेम्स, कोई अगर आपका नाम हो तो उसको भी आपको थर्ड पर्सन के अंदर गिना जाता है। और अगर किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, थर्ड पर्सन एडजेक्टिव थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। ये तीन इसके रूल्स है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इसके, जैसे कि राधा said to me, I liked him. राधा said to me, I liked him. अब देखो इस सेंटेंस के अंदर ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। रूल्स वही, जनरल रूल्स तो पहले वही फॉलो करने हैं आपको। राधा said to किस में बदल जाएगा, टोल्ड में मी, सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टिव कंजक्शन दैट। अब इसमें देखो आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ फर्स्ट पर्सन किस में बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, राधा है, राधा के अकॉर्डिंग राधा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्टिव रूप होता है सी, तो सी का आपके सी। लाइक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस आपके पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस को किस में बदला जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ये आपको पहले टेंस रिलेटेड जो टेबल्स थी उसमें आपको बता दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो उसको दोबारा याद करो, क्योंकि सबसे मैंने कह दिया है आपके 3 टेबल्स यहाँ बनेगी, उन 3 टेबल्स का यूज आपको प्रत्येक सेंटेंस के अंदर करना है। तो यानी वो टेबल्स तो आपको कंठस्थ करनी ही है। कैसे करोगे, तो उसको या तो रट लो या उसको याद करके आप रिटन में लिख लो, ठीक है, इससे आपको याद कंप्लीट हो जाएगा। लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी हैड लाइक्ड हिम, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का आपके ऑब्जेक्टिव। लेकिन रूल्स ये कहता है कि थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो हिम का हिम। और सेंटेंस ले लेता हूं एक, रामलाल said to her, I am going to
योर हाउस विथ हर। एक ही सेंटेंस के अंदर आपके तीन ही पर्सन यूज ले लिया है। रामलाल सेड टू, किस में बदलेगा? टोल्ड में। टोल्ड हर कनेक्टिव दैट। ये तो बेसिक है जनरल रूल से। अब देखो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बोलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रामलाल, जो आपके थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। अब उसके अकॉर्डिंग ही एम गोइंग टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसको आपको पास्ट कंटिन्यू में बदलना है। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको शॉर्ट तरीका ये बताया था, जहां आपके इज आर एम होता है उसको आप वाज या वर्ब में चेंज कर लो। ही के सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। वाज गोइंग का गोइंग टू। योर कौन सा पर्सन है? टेबल के अंदर देखने पर योर आपके सेकेंड पर्सन का आपके पॉजेसिव रूप है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा? तो वापस रूल्स को याद करो। सेकेंड पर्सन ने आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपके हर कहां पर है? टेबल में। ये रहा हर, यानी कि थर्ड पर्सन का आपके ऑब्जेक्टिव, उसमें भी आपके फीमेल। तो हर, और ये आपके देखो योर पॉजेसिव रूप है, तो हर का पॉजेसिव रूप हर हाउस विथ। ये हर है, इस हर का थर्ड पर्सन है, यानी कि नॉट चेंज हर का हर। दो सेंटेंस में आपको आराम से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वापस एक दो बार और आप इस रूल्स को देखकर सेंटेंस को देखो और आपके चेंज करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो आगे आपके जो सीरीज सॉल्व करेंगे उसमें आपको इस टाइप के सेंटेंस का आपका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। ये आपके दो टेबल से इसको याद कर लो। आगे हम तीसरी टेबल से आपको नोट करवाता हूँ। फर्स्ट टैग संबंधित रूल्स, सेकंड प्रोनाउन संबंधित, थर्ड रूल्स आपके हैं ये आपके समय और स्थान संबंधित। यानी कि कुछ एक इंग्लिश के अंदर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ ऐसे कह सकते हो जो आपके डायरेक्ट में अलग होती है, इनडायरेक्ट में अलग होती है। तो उसके लिए मैं टेबल बना देता हूं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो देखो अगर डायरेक्ट के अंदर दिस या दैट हो तो इसको दिस या दिस हो तो इसको दैट या दोज में बदला जाता है। दिस, 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 दोट, हेयर, देयर, इज, आर, एम पहले बता दिया है। वॉज या वर, हैज या हैव, हैड में, टुडे या टू नाइट, दैट डे या दैट नाइट, यस्टर, यस्टर ध्यान रखो, या यस्टर्ड के बाद जो भी आपके यस्टरडे तो उसको द अदर डे भी होता है, द आपके प्रीवियस डे। अब यस्टर्ड के बाद अगर डे, नाइट, पीरियड कुछ भी हो तो उसको द प्रीवियस करके आपको चेंज करता रहना है। यानी कि यस्टर्ड जहाँ वर्ड आता है, ठीक है,
उसको आपको द प्रीवियस में चेंज करना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, लास्ट डे वगैरह जो भी आता है उसको भी आपके द प्रीवियस डे वगैरह उसमें आपको चेंज करना है। टुमारो, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, या जो भी आपके नेक्स्ट के बाद द फॉलोइंग डे या जो भी। अब इसके अलावा कैन, कुड में, माइट में। विल या सेल, वुड या शुड, विल या सेल, वुड या शुड, लेकिन ज़्यादातर आपके विल या सेल को वुड में ही बदला जाता है। इसके अलावा आपके नाउ और जस्ट इसको देन के अंदर बदला जाता है। मुख्य रूप से आपके ये वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको आपके डायरेक्ट वर्ड से उसको इनडायरेक्ट में वो बदला जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में सेम ऑप्शनल के अंदर आंसर सेम होगा, लेकिन इस तरह के वर्ड थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, उसमें आपको भी ये ध्यान रखना है। कोई भी रूल्स नहीं है जिसमें ये वर्ड चेंज नहीं हो, प्रत्येक रूल्स के अंदर ये वर्ड्स आपके चेंज होंगे। इसको आप नोट कर लो। ये आपके 3 टेबल्स हैं, ये आपके जनरल रूल्स संबंधित आपका टॉपिक है, वो क्लियर हुआ। इस टेबल्स को याद करके इसकी कैसे सेंटेंस आपको यूज में करना है वो आपके अभी बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। तो ये आप देख लिया। अब मैं इसका स्टैंडर्ड लेता हूं, ठीक। परवीन said to her, I can do it, I can do it। तो इसका हो जाएगा परवीन told her that। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, परवीन के अनुसार। आपको फर्स्ट टेंस, पर्सन और ये कोई भी टाइप के सेंटेंस है सब में आपको यूज करना ही है। तो परवीन के हिसाब से ही। कैन किस में बदलेगा, तो आपके कैन किस में बदलेगा, कुड में। तो यह हो जाएगा कुड। डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, किस में बदलेगी, रूल सामने पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलेगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां आपके कैन आया हुआ है। 2-3 आपके बेसिक रूल्स है, उनको मैं नोट करवा देता हूं, ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कई बार आपके करेक्शन, सेंटेंस एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स, इसके अंदर पूछा गया या त्रुटि युक्त आपको दिया जाता है कि मॉडल्स के बाद आप उन्होंने सेकंड या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज होता है। तो एक चीज हमेशा नोट रखो, मॉडल्स के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई चेंज नहीं। सेकंड टू के बाद भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसके अलावा प्लीज और काइंडली ये वर्ड भी नोट रखो, इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके अकॉर्डिंग रूल्स भले ही कहता हो कि सेकंड फॉर्म में बदलो, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हो जाएगा डू, ही कुड डू इट। एक और सेंटेंस ले लेता हूं। रोहन said to दुष्यंत, टुडे I am
गोइंग टू मार्केट। तो इसको चेंज करोगे, रोहन टोल्ड दुष्यंत दैट टुडे। इसको आपके दैट टाइम बदलना है। आप चाहो तो इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख सकते हो या एंड में भी लिख सकते हो। दैट डे सुटेबल आपके, इसको आप एंड में ही लिखो। आई वाज गोइंग टू मार्केट दैट डे। ये आपके एग्जाम्पल है दो। इसके अलावा और भी आपके एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो इन रूल्स के अकॉर्डिंग। आपके बहुत से गाइडों के अंदर एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सी बुक्स के अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कर देते हो। तो देखो, आज हमने इनडायरेक्ट स्पीच की हमने शुरुआत की है, इसके बेसिक रूल्स और इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट जो आपके टेबल्स थी उसके बारे में आपको बताया है कि आपके 3 इंपॉर्टेंट टेबल्स है, इसका कहाँ का यूज होता है। तो एक चीज़ हमेशा नोट रखो कि जो 3 ये इंपॉर्टेंट टेबल्स थी कौन सी थी, तो टेंस रिलेटेड, प्रोनाउन रिलेटेड और आपके प्लेस और टाइम रिलेटेड वर्ड। ये 3 टेबल्स थे। ये 3 टेबल्स हैं, भले कोई प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, सब के अंदर ये यूज होता है। एग्जाम के अंदर जहाँ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ज़्यादातर आपके सीजन ये हो गया है कि आपके ऑप्शनल वाले ही आपके आंसर आते हैं, तो उसमें ध्यान दो। अगर थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा आपको तो वो आपको इन 3 टेंस के अकॉर्डिंग ही, 3 टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको ही मिलेगा। यानी कि बाकी आंसर सेम होगा, लेकिन इन टेंस में या कोई मिस्टेक होगी, 3 में टेंस में अलग होगा, चौथे में अलग होगा। तो आपको सीधा सी नॉलेज होना चाहिए कि ये टेंस होने पर ये चेंज होगा। या आगे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आ गया, इसकी जगह कोई और रूल्स और कहता है और उसने 3 में और दिया, तो आपके दिमाग में सीधा ही वो रूल्स टेबल्स की सारणी और SON/1 2 3 ये टेबल्स आनी चाहिए, ताकि आपको टोटल आइडिया हो जाए क्या आंसर राइट होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो आपको ये टेबल्स लिखा ही है कि इसके अकॉर्डिंग आपके ये होता है। इन 3 टेबल को आपको कंटेस्ट करके और इसको एग्जाम्पल के अंदर करना है। नेक्स्ट आपके हम इंट्रोगेटिव आपके टॉपिक लेते हैं, उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि ये आपके क्लियर हो जाए।